8th की बुक है और इस पहले चैप्टर का नाम है भाषा, व्याकरण और साहित्य। तो बच्चों इसमें मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाता है फिर वीडियो, और कि हाँ पहले आपको पूरा कवर करना है। तो मैं क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करती हूँ और सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। आप लोग पढ़ते चलिए और जो भी आपको इसके आंसर सारे सारे जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो आपको इससे समझ में आ जाएगी। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुने। कि सबसे पहला है भाषा, जो आपकी चैप्टर का ही नाम है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को खुद हम समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है। और भारत में लगभग 22 भाषाएं बोली जाती हैं। जो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम और तमिल, बंगाली, उर्दू आदि। ये सब भाषाएं क्या हैं, भारत की भाषाएं, भारत की भाषाओं में से हैं, मान्यता प्राप्त भाषाओं में से। विश्व में सबसे अधिक जो भाषाएं बोली जाती हैं और उसमें हिंदी चौथे नंबर पर है। ठीक है, पूरे विश्व में। और लिपि या स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, ध्वनियों को लिखने की विधि को, जिस विधि से कोई ध्वनि लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं या लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, अंग्रेजी की लिपि जो होती है वो रोमन होती है, पंजाबी की गुरुमुखी, और उर्दू या फारसी की लिपि अरबी या फारसी होती है। उर्दू या फारसी की लिपि फारसी होती है। और लिपि हमें भाषा को सुंदर रूप से लिखने में मदद करती है। और बोलने की भाषा की भी एक कोई मतलब बोलचाल की भाषा भी बिना लिपि के नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, जब तक कि उसकी कोई लिपि नहीं होती तब तक हम उस बोलने वाली भाषा को भी हम नहीं लिख सकते। और जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये मौखिक भाषा है। ठीक है, बोलने वाली और कहानी सुनाने वाली ये सब भाषाएं मौखिक भाषाएं होती हैं। जो लिखी जाती है वो लिखित भाषा होती है। ठीक है। उपभाषा, किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप जो एक बड़े प्रदेश में बोला जाता है उसे उपभाषा कहते हैं। ठीक है। और भाषा, जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी जैसे बन रहा है भाषा किसे कहते हैं, तो वो तो मैंने उसका भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। उपभाषा से आप क्या समझते हैं, तो जो उपभाषाएं होती हैं वो किसी भी क्षेत्र किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप, ठीक है, जो एक बड़े प्रदेश में बोला जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। तो अभी हिंदी बोली जाती है और हिंदी के साथ साथ अवधी है ना, अवधी हम लोग देखिए हर जगह इधर हम अवधी बोल रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, उपभाषा हो जाएगी। और जैसे ही पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है। और उपभाषा का क्षेत्र जो होता है बोली से बड़ा होता है, जो बोली होती है उपभाषा ही मिल करके मुख्य भाषा का निर्माण करती है। ठीक है, उपभाषा मिल करके हमारी मुख्य भाषा का निर्माण करती है। अब जैसे बोली, अगला क्वेश्चन आपका, बोली किसे कहते हैं, किन्हीं 5 बोलियों के नाम लिखिए। तो बोली क्या होती है, किसी छोटे क्षेत्र या गांव में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। बोली के 5 रूप लिखने, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। ये सब क्या है, बोली है। ठीक है, बोली में उच्चारण और शब्दावली अलग होती है पर भाषा वही होता है। ठीक है। व्याकरण किसे कहते हैं, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना जो सिखाता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है। और व्याकरण के जो प्रमुख अंग होते हैं वो है शब्द रचना, जिससे शब्दों का लिखावट बनाया जाता है, वाक्य रचना, वाक्य बनाने के लिए समास, संधि, अलंकार, ये सब उसी में आते हैं। ग्रामर किसे कहते हैं, तो ग्रामर या व्याकरण किसे कहते हैं, तो लिखने की कला को या लिखने की या पढ़ने की कला को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। साहित्य किसे कहते हैं, वह रचना जिससे विचारों, भावों और अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, क्या करता है, उसको सुंदर बनाता है विचारों को, जो उसे हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। जो लोक रंजन और शिक्षाप्रद हो उसे हम साहित्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि। साहित्य के कितने रूप होते हैं, साहित्य के 3 रूप होते हैं, काव्य, गद्य और नाटक। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में था, साहित्य से आप क्या समझते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, व्याकरण के अंग भी मैंने आपको बता दिए। और व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा को शुद्ध, सुंदर और एक रूप बनाने के लिए जिन नियमों के समूह को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग कितने होते हैं, तो व्याकरण के प्रमुख अंग है शब्द रचना, वाक्य रचना, ये और समास, संधि, काल, लिंग, वचन, ये सब क्या है, व्याकरण के प्रमुख अंग हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ही मैंने आपको बता दिए हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर होता है। अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर है आपका वर्ण विचार।
तो वर्ण किसे कहते हैं? तो जो हमने पिछले भी चैप्टर में पढ़ा है, व्याकरण, लिपि, उपभाषा, बोली, व्याकरण, भाषा विचार व्यक्त करने का साधन होता है। लिपि जो होती है भाषा को लिखने की विधि होती है। उपभाषा भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है और बोली जो होती है वो स्थानीय भाषा होती है। व्याकरण जो होता है भाषा के नियमों का समूह होता है। साहित्य भाषाओं की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। अब अगला जो ये चैप्टर है ये वर्णमाला से रिलेटेड है। अब मैं इसमें सब समझा दूंगी और आप जो है इसको समझिए। वर्णमाला, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो बोलने का अर्थ नहीं बतलाता लेकिन मिल करके शब्द बनाता है। ठीक है। जैसे का एक वर्ण है, पर कलम जो है तीनों वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। 3 वर्णों से मिलकर के एक शब्द बना हुआ है। स्वर और व्यंजन, स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें बोलने में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर 13 होते हैं। ठीक है। लेकिन कई किताबों में 11, किसी में 12 ऐसे दिए होते हैं। ठीक। पर पारंपरिक रूप से हम कितना मानते हैं कि स्वर जो है वो 13 होते हैं। ठीक है। और छोटा हाथ से लेके आहा तक ये सब क्या आपके स्वर हैं, इन्हें स्वर कहते हैं। स्वर, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता जाएगा, अभी मैं बताते जाऊंगी। जैसे वर्ण में क्या है मैंने समझा दिया, स्वर समझा दिया है। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो होते हैं बच्चों, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने में स्वर की सहायता लेनी चाहिए, हमें स्वर की सहायता में लेनी पड़ती है। बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोल सकते हैं। जैसे का, जैसे इसमें आ का साउंड आ रहा है लास्ट में, खा में देखिए आ का साउंड आ रहा है, ग में आ का साउंड आ रहा है। मतलब अगर आ ना हो तो ये हमें समझ में आएगा ही नहीं, बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे कैसे बोलेंगे आप, का लास्ट में आ रहा है ना, तो बिना जो ये व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की मदद के हम नहीं बोल सकते हैं। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं, इसमें आपसे नहीं पूछा क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। व्यंजन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन जो होते हैं वो का वर्ग के, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के और पा वर्ग के। जैसे का वर्ग के कौन से व्यंजन होंगे? का खा गा घा अंगा, चा चा झ या चा वर्ग। टा वर्ग का टा ठा डा डा डा, ये ता वर्ग का है। ता 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 धा ना, ये ता वर्ग का है। पा पा बा मा, ये पा वर्ग का है। कुल मिला के वर्गीय जो होते हैं वो 25 व्यंजन होते हैं और यह वर्ग 5 वर्ण का होता है। ठीक है। पहले 4 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है। और 5वां अनुनासिक यानी कि नाक से उच्चारित होता है। ठीक। अवर्गीय जो है यार अलावा ये अंतस्था व्यंजन या सेमी वॉवेल्स इसको बोलते हैं। श श हा ये ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक है। और छ त्र ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन होता है। अल्प प्राण, अब यहाँ पे देखिए महाप्राण और अल्प प्राण में क्या अंतर है? तो अल्प प्राण ये अंतर उच्चारण के समय हवा हवा के जोर से भरने पर करता है। जैसे अल्प प्राण कम हवा से बोलने जाने वाले शब्द होते हैं, जैसे का ख ग घ, का सॉरी का खा नहीं है, का है, गा है, चा जा। इसमें देखिए कम हवा ना, अल्प हवा से बोल रहे हैं हम, कम हवा से बोल रहे हैं, तो ये का ग चा जा, इसमें कम हवा से हम बोल रहे हैं तो ये क्या होगा? अल्प प्राण होगा। महाप्राण जिसमें ज़्यादा हवा से हम बोलते हैं, जैसे खा घ छा झा, ये सब ज़्यादा हवा से बोल रहे हैं। का और खा दोनों एक जैसे लगते हैं पर खा में हवा ज़्यादा निकलती है, इसलिए इसे हम महाप्राण बोलते हैं। अब अगला है संघोष और अघोष व्यंजन, किसे से क्या समझते हैं आप? ठीक है। अब आगे देखते हैं सघोष व्यंजन क्या होते हैं। जब व्यंजन बोलते समय गले में कंपन होता है। ठीक है। गले में क्या हो, एक कंपन सा हो तो उसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। जब गले में कंपन ना हो तो उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे का अघोष है, गा सघोष है, टा अघोष है, डा सघोष है। अब देखिए यहाँ पे संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन को समझते हैं। संयुक्ताक्षर क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल करके एक साथ लिखे जाते हैं तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं? ज्ञा, क्या लिखते हैं हम? ज्ञा, ज्ञा हमने लिखा तो ज्ञा में कौन कौन सा आपको लग रहा है साउंड आ रहा है? जा और या का साउंड आ रहा है, जा और या का साउंड ज्ञा है ना। और त्र, अगर हम त्रा लिख रहे हैं इस तरह से, अगर हम क्या लिखने जा रहे हैं? त्रा, तो इसमें ता और रा का है मेल। और इसी तरह से हम अगर छा लिखते हैं तो का शा, का और शा का है शा।
अगर हम द्वार लिखते हैं तो द्वा द्वा दा और वा, ये देखिए इसमें दा और वा, दा है और प्लस वा, इस तरह से द्वा। तो ये जो दो मिलकर के बन रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। और द्विताक्षर किसे बोलते हैं? जब एक ही व्यंजन को दो बार लिखा जाता है। जब एक ही व्यंजन को दो बार लिखते हैं, जैसे इसमें देखिए पक्का, पक्का में देखिए का और का दो बार लिखा हुआ है ना, तो ये पक्का मतलब आधा का और फिर पूरा का, ये पक्का। मम्मी, तो मम्मी में क्या हो रहा है देखिए, इसमें भी ऐसे है। माँ, आधा माँ और पूरा माँ, यहाँ पे देखिए आधा माँ और पूरा माँ है, तो ये क्या होगा? आपका द्वित व्यंजन होगा। ठीक है। अब इधर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति वगैरह पूछा इन्होंने, क्या मिल करके बनता है, तो ये आपको बताना है। इधर स्पष्ट कैसे बन रहा है, ये सब तो आप कर लेंगे लगभग। और ये वर्ण विच्छेद करना आपको आता है, तो यहाँ पे आपने वर्ण विच्छेद किया है, टीचर ने आपको समझाया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, जिससे शब्द विचार। यहाँ पे है शब्द विचार। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्ण के उस अर्थ, वो वर्ण का वो सार्थक समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण का सार्थक समूह। ठीक है, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला तो ऑप्शनली पहला आपसे पूछ लिया गया कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल अर्थ फूल, फूल का नाम है। ठीक है, जो भी है शब्द की पहचान। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पद। वाक्य में जब प्रयोग हो। और शब्दों के दो प्रकार, शब्दों को दो प्रकार से बांटा गया है। जैसे हम इसमें हम लिखते हैं ना, राम स्कूल गया, जैसे मैंने लिखा राम स्कूल गया, तो इसमें कितने का पद है? राम स्कूल गया, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो ये 3 पद हैं इस वाक्य में। शब्दों के भेद,